हेलो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे मैथिली चरण गुप्त। देखिए, इनसे पहले हम आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया हूँ ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं फिर से उनकी बातें बतलाना चाहता हूँ आपको। चैप्टर वन जो है कबीरदास द्वारा लिखा गया पदयुग्म। बहुत ही अच्छा कविता है, कबीरदास के द्वारा लिखा गया। उन्होंने बहुत अच्छे भाव को खंडन किए हैं। उन्होंने हमारी जितनी भी हिंदू मुस्लिम हम लोग जो योग बैराग ये सब करते रहते हैं, साधु संत, इन सब की बातें वहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो वो मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद आ गया पार्ट 2। उसमें आप देख लेंगे चैप्टर 2 में वन मार्ग में, इसमें सीता राम लक्ष्मण जब वनवास की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ तुलसीदास द्वारा रची गई है। वह कहानियों को आपको ज़रूर पढ़ना है, उसमें बहुत अच्छी नॉलेज भी है। तो इससे पहले आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। यह हमारी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट है, क्लास 10 हिंदी, उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। ये आज हम लोग मैथिली चरण गुप्त पढ़ेंगे। देखिए, ये जो है चैप्टर 3, ये है किरणों का खेल। बहुत अच्छा, इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन, इतना सुंदर भाव मुझे लगा किरणों का खेल में कभी मैथिली चरण गुप्त द्वारा लिखा गया। प्रकृति की इतनी मनोहर रूप यहाँ पे वर्णन किए हैं उन्होंने। उस वर्णन को पढ़ के आप भाव विभोर हो जाएंगे, इतना सुंदर आप खो जाएंगे प्रकृति के अंदर। एक्चुअल में प्रकृति ही सब कुछ है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से कुछ मार्क, 1-2 मार्क निकल के आता ही है एग्ज़ाम में। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो मैथिली चरण गुप्त जी है, ये बहुत सारे कविताएं लिखी है। इनके अंदर किरणों का खेल बहुत लोकप्रिय रहा। इसके बाद इन्हें राष्ट्रकवि भी सम्मानित किया गया। मैथिली चरण गुप्त को राष्ट्रकवि बोला गया है। इनकी जो पत्रिकाएं, इनकी जो भी कहानियां हैं, ये सरस्वती नाम की एक पत्रिका है, उन्हीं में छपती थी। तो आगे हम लोग पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे। देखिए, हिंदी की राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के कवि में मैथिली चरण गुप्त का स्थान सर्वप्रिय है। ये बहुत ही मतलब ऊपर दर्जे में उनको स्थान दिया गया है हिंदी के कवियों में। ठीक है, देश और संस्कृति के प्रति प्रेम और अतिरिक्त गुप्त जी के काव्य में समाज के उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति है। आपको मालूम होना पड़ेगा दलित लोग। तो देखिए, संस्कृत के प्रति प्रेम के अतिरिक्त गुप्त जी के काव्य में समाज की अपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवादी की ओर झुकाव एवं मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। होता क्या है, देखिए, ये जो कवि है मैथिली चरण गुप्त, वे दलितों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाए। दलित मतलब कमज़ोर वर्ग के लोग, जो दलित परिवार से बिलोंग्स करते हैं। आप लोग को देखे होंगे दलित परिवार लोग, जो खासकर उनकी टाइटल जो होती है बासपोर और क्या क्या टाइटल होता है, जो भी है, वे लोग दलित परिवार से बिलोंग्स करते हैं, छोटे जाति के होते हैं। तो उनको पहले समाज में दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको समाज में नीचे रखा जाता था। तो उनके प्रति भी दृष्टि देते हुए उनके प्रति उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण झलक दिखलाते हैं। आपके काव्य में सरलता एवं सरसता का सुखद मान्यवत हुआ है, समन्वित हुआ है। इनकी भाषा की खड़ी बोली हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप को पूरी तरह रक्षा हुई है। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरह रक्षा हुई है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बस आपको समझना है। वे जो भी भाषाएं लिखते थे खड़ी बोली में लिखते थे। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के कुशल संयोग से आपने तद्भव प्रधान भाषा को अपनी काव्य भाषा का मुख्य आधार बनाया है। इसलिए हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में गुप्त जी कदाचित सबसे लोकप्रिय रहे हैं। क्योंकि देखिए, वे जो भी भाषाएं लिखते, देखिए कोई भी भाषा आपको लिखना है तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर के नॉलेज के बिना भाषाएं शुद्ध नहीं होती है। तो वो जो भी भाषा लिखते थे उसके अंदर तत्सम और तद्भव भाषा का अधिक काव्य धारा में वे प्रयोग किए हैं। अपनी काव्यों में वे तत्सम तद्भव यानी ग्रामर को पूरा वहाँ पे टान दिया गया है, ग्रामर पूरा बैठाए हैं। इसलिए उनकी जो भी हिंदी की काव्य थी, जो भी लिखित कहानियाँ थी, कविताएं थी, वह लोकप्रिय रही। अच्छा लगा, उनको मेंटेनेंस सही रखे हैं। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रकवि की आख्या से विभूषित मैथिली चरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 यानी 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरवा
जिला झांसी में हुआ था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि मैथिली चरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बस आपको यही याद रखना है। यहाँ से कभी परिचय में से कुछ इंपॉर्टेंट अगर बन रहा है तो ये बन रहा है, ये आपको लिखना है 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरौरा गांव जिला झांसी में हुआ था। बस ये आपका आंसर भी है और क्वेश्चन में बोल ही दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि थे। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट थी, उनके जो पिताजी थे वे खुद ही राम भक्त में विलीन थे, राम भक्त कवि थे। हाँ, तो इसी तरह जब मैथिली चरण गुप्त जी पिता की इन भक्तिवाद को देखें तो वे भी भक्तिवाद की तरफ जुड़ने लगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि नहीं, स्वाभाविक सी बात है। अगर पिता जो करता है तो बेटे भी उन रास्ताओं में थोड़ी चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का वरदस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ। आपकी प्रारंभिक रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित होती रही। हमने इससे पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले ही बोला था, जितने भी उनकी कविताएं थी सरस्वती नाम की पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई। लेकिन ये वरदस्त मतलब ये अपने आप में प्रकाशित हुई नहीं, इनको कोई हेल्प किया, वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी एक प्रमुख और प्रख्यात राइटर थे, विख्यात ये भी राइटर थे। इनका भी लेख, बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, उनके बारे में अगर हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा। आपकी प्रारंभिक रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित होती रही। राम भक्ति एवं कविता के प्रति लगाव गुप्त जी को पैतृक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। मैंने पहले ही बोला, अगर पिताजी जो कर रहे हैं बेटे की टान उस रास्ते में होती ही है, बेटे भी वो रास्ते चलने की कोशिश करता है। तो देखिए, पिताजी जो थे, पिताजी राम भक्त कवि थे, राम भक्त में वो थोड़ी अधिक दिलचस्पी रखते थे, उनका जुड़ाव राम भक्त से था। और उन्हीं की बात को देखकर, उन्हीं की रास्ते को देखते देखते ये जो मैथिली चरण गुप्त जी है ये भी अपनी रास्ताएं को मोड़ लेते हैं और अपनी रास्ता राम भक्त कवियों में पकड़ लेते हैं। तो ये भी पैतृक विरासत में इनको राम भक्त कवि की जो राम भक्ति थी वो पैतृक मिली थी, मतलब पैतृक विरासत ही माना जाएगा, पिता का ही देन है, ठीक है। पैतृक विरासत मतलब पिता का ही देन। अतः अपनी अनवर रचनाशील के कारण इन्हें साहित्य जगत में यथोचित सम्मान प्राप्त हुआ था। लेकिन ये बहुत अच्छे अच्छे रचना किए थे जिनके कारण इनको मतलब साहित्य सम्मान मिला, साहित्य जगत में सम्मान मिला। वे 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। एक अच्छी बात थी, उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। आपने एक बार अपना बजट भाषण कविता में ही दिया था। उनको जब एक बार बजट पेश करने के लिए बोला गया था तो वह जो भी स्पीच दिए थे एक कविता के रूप में दिए थे, क्योंकि वे एक कवि थे, हर समय उनकी मुंह में कविता आती रहती थी, तो वह भाषण भी कविता की तरह ही दे दिए। सन 1964 में गुप्त जी का देहावसान मतलब उनकी देहांत हो गई। कितना सन में? 1964। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक, मैथिली चरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो ये मृत्यु का क्वेश्चन है। मैथिली चरण गुप्त जी का ऐसा भी क्वेश्चन होगा, देहावसान कहाँ हुआ था, तो आपको सन 1964 में हुआ था। कब हुआ था वो क्वेश्चन बनेगा, कहाँ यहाँ पे मेंशन है नहीं। देखिए यहाँ बात की जाए, सन 1912 में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम था भारत भारती। वे बहुत ही अच्छी तरह से ये भारत के लोगों की कला संस्कृति के बारे में वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो इन्हीं के कारण उनको राष्ट्रकवि के रूप में सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, मैथिली चरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में आख्या कब प्राप्त हुई, तो भारत भारती जो ग्रंथ थी वो फेमस हो गया। उसके होने के कारण 1912 ईस्वी में जब प्रकाशित हुआ भारत भारती तो उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में आख्या दिया गया। कालांतर में आपने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्यों की रचना की। आपके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। याद रखना है, उन्होंने कालांतर मतलब समय में, वो उस समय की बात की जा रही है, उस समय उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचना की। पंचवटी बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है। किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि ये काव्य ग्रंथ है। ये जितने भी मैंने पढ़ा ये काव्य ग्रंथ है। और उन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा है जिसका नाम है साकेत, महाकाव्य भी लिखा है। तो साकेत, तो यहाँ से क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, मतलब आया हुआ नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। पर यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए कि
मैथिली चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य का एक नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आप वहाँ पे साकेत आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब किरणों की खेल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी ज़रा अधिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो भी मैं समझाया, हो सकता है आप वो वहाँ पे थोड़ा ध्यान कम भी दिए तो चलेगा, पर अभी कविता की जो सारांश है वो मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, तो वो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये किरणों का खेल, ये थोड़ी समरी यहाँ पे दिया हुआ है, बस छोटा करके समरी है। यहाँ पे देखिए किरणों का खेल है क्या। राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित एक प्राकृतिक विषय कविता है। यहाँ पे मैथिली चरण गुप्त जी एक प्रकृति के बारे में आलोचना किए हैं, प्रकृति की सुंदरता के बारे में, प्रकृति की खुशहाली के बारे में यहाँ पे सभी उन्होंने इस विषय के ऊपर व्याख्या किया है। यह कविता पंचवटी काव्यखंड का एक अंश है। ये जो लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, ये जो किरणों का खेल है पंचवटी काव्यखंड का एक छोटा सा अंश है, वहीं से उठाकर लाया गया है। इसमें प्रकृति के कार्यकलापों एवं सौंदर्य का बड़ी बारीकी से चित्रण किया गया है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से, सही ढंग से, जो शब्द जहाँ पे बैठना चाहिए वो शब्द को ही वहाँ पे बैठाया गया है, तो इसीलिए बोला गया कि ये बारीकी से वहाँ पे चित्रण हुआ है, वर्णन किया गया है। प्राकृतिक जो स्वयं ईश्वर का प्रदत्त है, मतलब प्राकृतिक हम लोग देखते हैं ये एनवायरनमेंट, ये जगत, पेड़ पौधे, चिड़िया, घर द्वार, नली नाले, पृथ्वी, आकाश, ये सब, सागर महासागर, सबकी बात है, ये सब प्रकृति है। तो ये ईश्वर प्रदत्त है, मतलब ये जितने भी इन्वायरमेंट है ये दिया हुआ कौन है? ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर का ही वरदान है, ईश्वर खुद दिए हैं। अपने संसाधनों अवयवों के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटती है। प्रकृति की देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट गुण देखी जाए, उनके अंदर एक गुण है, हमेशा लोगों की खुशियाँ बांटने में रहती है। ठीक है, प्रकृति ना कभी हार मानी है और ना ही थकती है। यह अपना सब काम शांत भाव से तथा नियत समय पर करती है। रात में चांदनी अपनी स्वच्छता चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर देता है। वहीं सूरज अपनी किरणों का जादू बिखर कर संसार में उज्ज्वलता फैला देता है। धरती हरी हरी घासों के माध्यम से, पेड़ झूम झूम कर तथा पवन चारों तरफ सुगंध फैलाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। धरती का कोना कोना आनंद से भर जाता है। इस तरह प्राकृतिक रोज नए नए विविध रूपों में हमारे सामने आती है और हमें सुखद अनुभूति का एहसास दिलाती है। देखिए इतना सुंदर भाव यहाँ पे प्रकट किया गया है। देखिए प्रकृति में जो भी काम है, जो भी नियम लगाया गया है, वह अपने आप नियमबद्ध तरीके से चल रहा है। सूर्य अपने समय के अनुसार उठता है, हवाएं अपने समय अनुसार चलती है, चांदनी समय अनुसार बिखरती है, बारिश समय अनुसार होता है, पेड़ पौधे समय के अनुसार फल देते हैं। मतलब कभी भी समय के बिना काम नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ फोकस कीजिएगा, एक बात यहाँ से हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी समय का महत्व देते हुए समय के अनुसार हमें कुछ कार्य करना चाहिए। अगर इस कविता से हमें कुछ अगर मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आ जाए, जो आपको क्या शिक्षा मिला, तो हम कह सकते हैं कि हमें शिक्षा मिला कोई भी कार्य हमें समय पर ही करना चाहिए और नियमबद्ध तरीके से करना चाहिए, ना कि आज का काम कल करे, कल का काम छोड़ दे, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए प्रकृति कभी रुकती नहीं है, वो नियम के अनुसार काम करती रहती है और लोगों की खुशियाँ देती रहती है। बहुत यहाँ पे मुझे अच्छा लगा पढ़ के, एक्सप्लेनेशन ठीक था। तो देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किरणों का खेल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक वर्णन करना पड़ेगा। किरणों का खेल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, यहाँ से यहाँ तक वर्णन करना पड़ेगा। तो मैं पूरा यहाँ पे बोल दिया। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग शुरू करते हैं किरणों का खेल। जो कविताएँ हैं उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले जो भी क्वेश्चन बनने की आशाएं थी मैंने बोल दिया। अभी चलेंगे किरणों का खेल। आपको देख रहे हैं चैप्टर का नाम है किरणों का खेल। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कितने सुंदर बात बोले गए हैं। बस ये 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देखिए बच्चे, तो ये चारू, चारू जो शब्द होता है, चारू, चारू का मतलब हो जाता है सुंदर, मनोहर। चंद्र मतलब चंद्रमा की चंचल किरणें। देखिए खेल रही थी जलथल में, मतलब यहाँ पे बोला गया है चंद्रमा की जो सुंदर किरणें थी वह जल में इस तरह खेल रही थी। मतलब खेलना कैसे होता है, चांदनी कब उठती है? देखिए चांदनी शाम होते होते जब अंधेरा छा जाता है, चांदनी उठती है, अपनी रोशनी से जल जो है, जल और पृथ्वी को दूध के जैसे सफ़ेद कर देती है। वही बात की
यहाँ पे बातें बोली जा रही है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, मतलब मैथिली चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर किरणें जल और थल, मतलब जल मतलब पानी में, थल मतलब स्थल में इस तरह बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल तल में। स्वच्छ चांदनी, ये इतनी सुंदर चांदनी बिछी हुई है हमारी पृथ्वी अंबर के तल में। अंबर के तल में मतलब पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, चांदनी बिछी हुई है। ये इसके बाद वाला पढ़ते हैं, बस यहाँ पे इतना ही बोला गया था। पुलक प्रकट करती है धरती, ये बोल रहा हूँ, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मध्य पवन के झोंकों से। इतनी सुंदर बात बोले गए हैं। पुलक प्रकट करती है, पुलक प्रकट करती है धरती, ठीक है। देखिए बच्चे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से। जो छोटे छोटे घास की जो आप देखे होंगे, छोटे छोटे इस तरह की घास होती है, मैं ड्रॉ करता हूँ, इस तरह की घास होती है, ये है नोक, ये है नोक, इस तरह की घास से रहती है ना, आप देखे होंगे। तो इस पे क्या होता है, जल की बूंदे आकर इस तरह टपक टपक के रहता है ना। शाम होते ही देखिए कुआसा की जल की बूंदे इस तरह पड़ा रहता है घासों के ऊपर। और जब चांदनी की किरणें उस पर पड़ती है, ठीक है, चांदनी की किरणें वो उस पर पड़ती है, तो पुलक प्रकट करती है धरती हरी तृणों की नोक से। वही तृण की नोक पे मानो झूम रहे थे तरुमंद पवन की झोंकों से। और वो जो जल है ना, जल देखकर ऐसा लगता है मानो दूध की मेखला चांदनी बिछी हुई है। वो भी एक्सप्लेनेशन आएगा थर्ड में। और वही हरी तृणों के नोक के ऊपर, मतलब तृणों की घासों के ऊपर इस तरह मोतियों की जैसी चांदनी बिछी हुई है। और पेड़ भी हवा के झोंकों से झूम रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पवन की जो झोंके हवाएं चल रही है, तरु मतलब वृक्ष हो गया, तृण मतलब तिनका, तो ये भी समझिएगा। तो ऐसा लगता है जो हवा चल रही है और पेड़ अपने आप खेल रहे हैं, झूम रहे हैं मतलब खेल रहे हैं। कभी कभी तो कभी का कहना है, कभी कभी जो नदी के किनारे, ये नदियाँ बह रही है, ये मान के चलिए यहाँ पे नदियाँ बह रही है, ये नदियाँ है, ठीक है, इसके किनारे जो पेड़ है ना, पेड़ ऐसे मतलब टच करते हैं, लगता है पानी को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पर्श मतलब छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैथिली चंद्र गुप्त जी इतने अच्छे भाव यहाँ पे रखे हुए। तो हम आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आगे का लाइन, क्या है स्वच्छ चांदनी, क्या है स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है निस्बद्ध निशा है, है स्वचंद्र सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा, सॉरी निरानंद है कौन दिशा। देखिए बातें क्या है यहाँ पे, देखिए कवि यहाँ पे अपने आप में प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं, जे क्या ही स्वच्छ चांदनी है, वो बोल रहे हैं क्या यही स्वच्छ चांदनी है, यही एक स्वच्छता चांदनी जो बिछी हुई है। क्या है निस्बद्ध निशा, निस्बद्ध मतलब क्या यही, निशा मतलब शाम, क्या यही एक शांत शाम है, शाम जो शाम के समय, क्या हमें यही एक शांति देने वाली शाम दिखाई दे रही है स्वच्छंद सुमंद गंध व, मतलब स्वच्छंद सुमंद मतलब धीमी धीमी मुक्त आज़ादी वाली, निरानंद है कौन दिशा। और बोल रहे हैं जे क्या यही चांदनी स्वच्छ चांदनी है, क्या यही जो निशा है, शाम है, ये निस्बद्ध निशा मतलब शांत वाला निशा है, शांत वाली शाम, क्या इसी को बोला जाएगा। और बोल रहे हैं सुमंद गंध व स्वच्छंद मतलब बोल रहे हैं क्या यहाँ पे मुक्त आज़ादी की बात की जा रही है। और क्या धीमी धीमी आज़ादी, यही हमें आज़ादी है। और निरानंद है कौन दिशा, ये बोल रहे हैं अभी बोलिए कि इनसे छोड़कर, मतलब निरानंद है कौन दिशा, कौन सा ऐसा दिशा है, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती है, कौन सा ऐसा दिशा है जिसमें हमें आनंद नहीं है, निरानंद किसमें आनंद नहीं है। लेकिन देखिए प्राकृतिक हर दिशा को ही आनंद करती है, बस लोग अपने मन को आनंदित नहीं करते हैं। तो जो लोग अपने मन को आनंदित करते हैं वो आनंद समझते हैं, जो आनंदित नहीं करते हैं वो आनंद नहीं समझेंगे। वही बात है, अपना मन ही तो सुख दुख की कारण होती है। तो वो कभी पूछ रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कि निरानंद है कौन दिशा, बताइए कि कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहाँ पे आनंद नहीं है। तो हमें तो लगता नहीं है जो कोई दिशा आनंद नहीं है कि नहीं, कभी को भी यही लगा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कभी कहते हैं कि ये जो हवा, सूर्य की उठना, पवन की झोंके को चलना, पेड़ पौधे हिलना, नदियाँ कल 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 बहना, ठीक है, उसके बाद चांदनी अपनी स्वच्छ चांदनी पृथ्वी के ऊपर बिखेर देना, ये जो कार्य है, पेड़ पौधे फल देना, ये जो कार्य है, मतलब क्या होता है
नियति की जो कार्य, नियति ये एक नियति है, मतलब ये ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक नियति का कार्य है जो कभी रुकता नहीं है, वो शांत भाव से चल रहा है, ठीक है, और वो चुपचाप चल रहा है, अपनी कार्यकलाप चुपचाप वो शांत भाव से कर रहा है, यहाँ पे कोई नहीं रुक रहा है, ठीक है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। यहाँ पे देखिए चारों लाइन इतने सुंदर बात कही गई है। जय है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर होता क्या है, जब मैंने बोला था वह जो घास के ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ी रहती है, शाम के समय चांदनी उठता है और ऐसा लगता है मानो मोतियाँ बिछी हुई है, वह चांदनी इस तरह चमकती है, मोतियों की तरह चमकती है। और सुबह जब भी रवि मतलब सूर्य जब भी सुबह उठता है और लगता है कि वह रवि उस सभी मोतियों को अपने आप में बटोर लेता है। मतलब आप देखे होंगे कि सूर्य उठते ही जितने ही वहाँ पे ओस की बूंदें हैं वो वाष्प बनकर ऊपर चली जाती है। उसी को एक्सप्लेनेशन किए हैं कभी कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, यानी सुबह होते होते सूर्य जो है उन किरणों को उन अपनी किरणों से उन ओस की बूंदों को मतलब वाष्प में लेकर ऊपर ले लेता है और बटोर लेता है, ठीक है, उसी को बोला गया है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकता है। यहाँ पे विराम दायनी मतलब बोला गया है, देखिए यहाँ पे कभी आखिरी यहाँ पे 4 लाइन में वो क्या कहते हैं, 4 लाइन में कहते हैं कि प्रकृति जो हर रोज नए नए और विविध रूपों से हमारे सामने आती है संध्या के सामने, देखिए, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाती है। संध्या के समय फिर हमें शांत भाव दे जाता है, सारा दिन गर्मी रहती है तो शाम को फिर शांत आ जाती है, शाम को फिर चांदनी आती है, शाम को फिर मोती बिखेर देता है। मतलब वो कार्यकलाप हर रोज चलते रहता है और समय शांत भाव से चलते रहता है, ठीक है, वही बोला गया है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकता है। और इस तरह हमें सुखद अनुभव भी होता है और हर दिन हमें नए नए रूप हमें प्रकृति को देखने को मिलती है, प्रकृति की नए रूप देखने को मिलती है। बस यही यहाँ पे कहा गया था। आपको अच्छी तरह पाठ समझ में आ गई तो इस तरह देखिए मैंने पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई कुछ भी अगर कमियां लगी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कीजिए। अपनी जो भी मन की भावनाएं हैं वो व्यक्त करने के लिए आप नीचे ज़रूर एक कमेंट कीजिए, मैं चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं आंसर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से नोट मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ। कभी देखिए, कविता में मोती किन्हें कहा गया है तो आपको मालूम है ओस की बूंदे को कहा गया है, ये मैं पढ़ाते समय ही बोल दिया। इसके बाद कविता में विरामदानी मतलब संध्या के समय फिर हमें शांति मिलती है, संध्या के समय फिर मोती बिखेर देता है, किरणें मतलब किरणें झलकने लगती है, चांदनी की किरणें झलकने लगती है, इस तरह की बातें हमने बोली थी। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर ये था, आप ठीक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर दूंगा नहीं अभी, बाद में अगर नोट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है? तो किरणों की खेल अगर बोला जाए तो ये एक प्राकृतिक सौंदर्य कविता है, प्राकृतिक है कि नहीं, प्राकृतिक सौंदर्यता कविता है। धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है? प्रकृति के माध्यम से, है कि नहीं। वृक्ष क्यों झूम रहे हैं? हवा पवन की झोंकों से वृक्ष झूम रहे। सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है? तो सुबह जब सवेर होते ही सूर्य अपनी किरणों से क्या होता है, मोती को बटोर लेता है। जल और थल में चांदनी बिछी होने का क्या अर्थ है? जल और थल में चांदनी बिछी हुई है शाम के समय, मैंने पूरा व्याख्या कर दिया। संध्या को विरामदानी क्यों कहा? क्योंकि संध्या के समय फिर से हमें वो प्रकृति की नई रूप झलक और शांत नियम कार्यकलाप फिर से देखने को मिलता है, इसलिए उसे विरामदानी कहा गया है। ये मेरे तरफ से है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अपने तरफ से बना के सही ढंग से लिखना चाहिए तो ही मार्क मिलता है, ठीक है। तो वो मैं सब क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर ये थोड़ी बड़ी है तो ये मैं अभी बोल नहीं सकता, वीडियो ऐसे भी लंबी हो चुकी है। तो आप इसके लिए अलग कमेंट कीजिए, इसके लिए आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत कीजिए, इसका अलग वीडियो बनेगा। और मैं अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, सभी चैप्टर को समझाने वाला वीडियो बना रहा हूँ।
और आप अगर नए व्यूअर्स से अगर देख रहे हैं तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, तभी मुझे समझ में आएगा आपको अच्छा लगा। और कुछ भी अगर कमियां आई है, कुछ भी आई है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट आपको देखने के लिए मैं रहता हूँ, कमेंट हमेशा देखता हूँ, इसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा।